स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सरोवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोमोलिक्यूल यानी बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर। और इस चैप्टर का ये वन शॉट है, यानी कि एक ही क्लास में पूरे बायोकेमिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो आज के इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आप लोग भी कॉपी निकालेंगे और लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि ये पेड़ पौधों के भोजन का नाम है। पेड़ पौधों के भोजन का नाम है कार्बोहाइड्रेट। अगला फैक्ट ये है कि कोई भी पौधा, कोई भी जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स अपना जितना नीड है, उसके जितने भी आवश्यकताएं हैं, उन सबको पूरा करने के लिए केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का ही उपयोग करता है। जैसे कि किसी मनुष्य को सर्वाइव करने के लिए 3 उसकी फंडामेंटल नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो पेड़ पौधे का ये जो नीड है, भोजन का, उसके वस्त्र का और उसके रहने का, ये तीनों आवश्यकताएं, तीनों नीड्स केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट पूरी करती है। दूसरा बात, अगला पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, थोड़ा इस पे बात कर लें। तो पेड़ पौधे सबसे पहले वायु का कार्बन डाइऑक्साइड और अर्थ से जल ये इकट्ठा करती हैं। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो इकट्ठा हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका टोटल नंबर ऑफ मोल 6 मोल होना चाहिए एंड वाटर का भी 6 मोल होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करती है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड टोटल नंबर ऑफ मोल 6 था, तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगा 6 मोल के साथ। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा वो देख लेंगे। एक और बात यह है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। अब अगर हम इस रिएक्शन में चेक करना चाहें कि टोटल क्या क्या बच रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट कितना है, तो 6 है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 × 2 यानी कि 12 है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6 टाइम इधर एंड 12 टाइम इधर, तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 18। अब इसमें से ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हुआ है वो कितना है, 6 × 2 यानी कि 12। तो टोटल नंबर ऑफ 18 में से टोटल नंबर ऑफ 12 माइनस किया जाए ऑक्सीजन का, तो बचेगा 6। तो इसका अगर हम फार्मूला बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, फार्मूला बन रहा है C6H12 and O6। C6H12 and O6। अब इसी को कोई ग्लूकोज कहता है, यही फ्रक्टोज है, यही सब कुछ है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये है कार्बोहाइड्रेट। और इन एनिमल इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी एनिमल में हम लोग रिएक्टेंट इसको रखेंगे और ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसका एंटी फोटोसिंथेसिस एनिमल के अंदर होता है। अच्छा, इस रिएक्शन में यहाँ उपस्थित कौन रहता है, तो यहाँ रहता है क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लोरोफिल। तो इस घटना का नाम प्रकाश संश्लेषण है, ये इसका प्रोसेस है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या लिखा जाए, तो इसमें हम लिखेंगे इन डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक यौगिक है
कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक यौगिक है जो मूल रूप से पौधों में पाया जाता है। मूल रूप से पौधों में पाया जाता है। अब इसमें इस बात को ऐड कर सकते हैं कि पौधों में जो उसके नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का हम लोग उपयोग करते हैं, ये सब कह सकते हैं। इसमें एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। इन बातों को ऐड कर सकते हैं। इन इंग्लिश, carbohydrate is a natural compound which is found in plants. Formation of carbohydrate in plants is due to the process of photosynthesis. हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम टाइम स्वाद में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं और मीठा होने के कारण ही इसी कारण इसे सैकेराइड भी कहते हैं। Carbohydrates are sweet in taste, so it is also known as saccharide. अब हम लोग देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। चूँकि बिहार बोर्ड जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसके वर्गीकरण को लिखें। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। तो हम लोग को पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ही सैकराइड कहना है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम होता है मोनोसैकेराइड। फर्स्ट टाइप ऑफ सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का नाम है मोनोसैकेराइड। ये इसका पहला टाइप है, मोनोसैकेराइड। सेकेंड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। एंड थर्ड जो इसका पार्ट है वो है पॉलीसैकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं कितने पार्ट्स में? 3 भागों में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये 3 इसके पार्ट्स हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट था ओलिगोसैकेराइड, हम इसको भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक हो जाता है डाइसैकेराइड एंड सेकंड इज ट्राइसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड भी 2 प्रकार का होता है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड
एंड ट्राइसेकेराइड, डबल सी होगा, ट्राइसेकेराइड। अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि डाइसेकेराइड क्या है, ट्राइसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है और मोनोसेकेराइड क्या है, इन चारों के बारे में। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 3 से लेकर 7 के बीच हो, 3 से लेकर 7 के बीच हो, वो कहलाएगा मोनोसेकेराइड। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये क्या है, तो ये एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा बात ये कर लेना है कि यदि किसी मोनोसेकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो इसको एक हम नया नाम देंगे, इसको बोलेंगे ट्राइओस, इसको कहा जाएगा ट्राइओस। ठीक है, ट्राइओस। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन यदि 4 हो जाए, यदि नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, तो 4 का नाम चूँकि टेट्रा होता है तो इसको हम लोग कहेंगे टेट्रोस, ये कहलाएगा टेट्रोस। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 हो जाए तो इसको कहा जाएगा पेंटोस, पेंटोस। इसी प्रकार 6 को हेक्सोस, 7 को हेप्टोस कहा जाता है। तो ओस वर्ड का यूज किया जाता है मोनोसेकेराइड में, और चूंकि उसमें आगे जो नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसके अनुसार नाम दे दिया जाएगा। 3 का नाम ट्राई तो ट्राइओस, 4 का नाम टेट्रा तो टेट्रोस, 5 का नाम पेंटा तो पेंटोस। ये सब जो है मोनोसेकेराइड हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि मोनोसेकेराइड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3 से 7 के बीच होते हैं। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड हम उसको कहेंगे, उस सेकेराइड को कहेंगे या उस कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे जिसमें जल अपघटन कराने पर 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा। फिर से सुनिएगा कि वैसा कोई भी सेकेराइड जिसमें जल से रिएक्शन कराने पर 2 बार मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे डाइसेकेराइड। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है सुक्रोज का, हम सभी जानते हैं सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। अगर इस फार्मूले में पानी ऐड कर दिया जाए, जल जोड़ दिया जाए, तो गौर कीजिएगा नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 22 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो 24 हो जाएगा। O का कितना नंबर हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा। यदि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या बोल सकते हैं, C6H12O6 एक बार और फिर वही बात 2 बार, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि C6H12O6 प्लस C6H12O6 बोल सकते हैं। यानी कि सुक्रोज में जब हम जल से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास 2 बार प्राप्त हो रहा है मोनोसेकेराइड। ये भी एक मोनोसेकेराइड है और ये भी एक मोनोसेकेराइड है। इसमें जो फर्स्ट मोनोसेकेराइड है इसको कहा जाएगा ग्लूकोज, एंड सेकंड जो मोनोसेकेराइड है उसको कहा जाएगा फ्रक्टोज। तो जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। पहला मोनोसेकेराइड ग्लूकोज कहलाता है, दूसरा मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज कहलाता है। और यहाँ पे चूँकि इससे 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त हुआ है इसलिए सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो ये डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे ट्राइसेकेराइड का। ट्राइसेकेराइड के लिए हम फॉर एग्जाम्पल लेंगे रेफिनोज, और रेफिनोज में ऐड करेंगे वाटर यानी कि H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला है रेफिनोज का C18H32O16। इसके साथ हमको ऐड करना है पानी H2O, और पानी का नंबर ऑफ मोल रहेगा 2 मोल ऑफ वाटर ऐड करना है। अब इस अगर हम गौर करें तो C कितना टाइम हो गया, 18 टाइम, H कितना टाइम हो गया, तो 32 यहाँ और 4 यहाँ, यानी टोटल 36। O कितना टाइम हो गया, 16 और 2 18। अब इसमें से अगर हम C6H12O6 निकालना चाहें तो कितना टाइम निकलेगा, तो क्लियर दिख रहा है कि 6 है और यहाँ 18 है, यानी 3 बार निकलेगा। H12 है 36 है 3 बार, O6 है 18 यानी 3 बार। तो हमारे पास ये जो मोनोसेकेराइड है कितना बार प्राप्त होगा, 3 बार प्राप्त होगा। तो लिखेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो हमारे पास 3 मोनोसेकेराइड यहाँ पे प्राप्त होगा। इसमें से एक तो ग्लूकोज हो जाएगा, एक ग्लूकोज रहेगा, एक फ्रक्टोज रहेगा, और जो तीसरा नया बना है उसको हम लोग कहते हैं गैलेक्टोज।
इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये जो रैफिनोज है जिसमें वाटर जोड़ने के बाद 3 मोनोसेक्राइड प्राप्त हुआ है, ये क्या है? तो ये एक ट्राइसेक्राइड है। तो ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? रैफिनोज। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसा सेक्राइड जिसका जल अपघटन कराने पर 3 मोनोसेक्राइड प्राप्त होता हो उसे हम ट्राइसेक्राइड कहते हैं। वैसा सेक्राइड जिसका जल अपघटन कराने पर 2 मोनोसेक्राइड प्राप्त होता हो उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। और वैसा सेक्राइड जिसमें कार्बनों की संख्या 3 से 7 के बीच हो उसे क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़े मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड के बारे में। अब हम चलेंगे पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। एग्जाम्पल किसका लेंगे? स्टार्च का। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10 एंड O5 N टाइम। इसमें ऐड करना है वाटर H2O, वो भी N टाइम। तो क्लियर दिख रहा है कि H10 है, H2O का 2 आएगा तो बन जाएगा 12, O5 है, एक H2O वाला आएगा तो 6 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C6H12 O6 और कितने बार? N बार। तो ये है मोनोसेक्राइड और कितने बना? N बार बना। तो जो N बार बने यानी बहुत बार बने उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसेक्राइड। तो वैसा कोई भी सेक्राइड जिसके जल अपघटन से N टाइम ऑफ मोनोसेक्राइड प्राप्त होता हो उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसका जो रिटन पोर्शन था, जो लिखना था इसका डेफिनेशन, वो आप लोग को पेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इस प्रकार है। सबसे पहला बात यह है कि फ्रक्टोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है। और चूँकि ये मोनोसेक्राइड है तो फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होना चाहिए? फार्मूला होना चाहिए C6H12 एंड O6। अगला जो बात है वो ये है कि इसका सोर्स है शहद और फल। शहद और फल जो है इसका सोर्स है, यानी कि ये पाया कहाँ जाता है? इन हनी एंड फ्रूट्स। और इसलिए इसका दूसरा नाम, इसलिए इसको कहा जाता है फल शर्करा। फल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फ्रूट शुगर कौन सा है, तो हम लोग मानेंगे फ्रक्टोज। ठीक है, इसके अलावा जो बात है वो ये है, संयुक्त अवस्था में यानी कि इन कंबाइंड स्टेट, अगर हम संयुक्त अवस्था की बात करें, कंबाइंड स्टेट की बात करें, तो इसका एक दूसरा सोर्स भी है। एक इसका सोर्स है सुक्रोज, सुक्रोज में पाया जाता है। दूसरा सोर्स इसका है इनुलिन। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, वहीं इनुलिन क्या है? इनुलिन एक पॉलीसेक्राइड है। तो फ्रक्टोज के पाए जाने का अगर सोर्स की बात करें तो शहद और फल, ये फ्री स्टेट में। ठीक है, अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो उसमें सुक्रोज डाइसेक्राइड और इनुलिन पॉलीसेक्राइड, इन सब में ये पाया जाता है। इसके आगे का बात यह है कि फ्रक्टोज में लीवो रोटेटरी होता है, यानी फ्रक्टोज जो है ये लीवो घूर्णक होता है। फ्रक्टोज जो है ये लीवो घूर्णक होता है। और चूँकि ये लीवो घूर्णक होता है इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, और फ्रक्टोज का ही एक दूसरा नाम है लेवुलोस। फ्रक्टोज को ही लेवुलोस कहा जाता है। तो फ्रक्टोज के बारे में इतनी जानकारियाँ काफ़ी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिलेबस का जो नेक्स्ट रीडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में जो फैक्ट है वो पहला ये है कि सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, और चूँकि ये डाइसेक्राइड है तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो हो जाएगा C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला जो बात ये है कि नेचर में अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है केन शुगर।
यानी कि गन्ना। इसके अलावा जो इसका सोर्स है वो है चुकंदर यानी कि बीटरूट, चुकंदर, ये सब इसके सोर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका नेचर कैसा है, तो ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सॉरी, वो तो लीवो था ना, ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी कि ये डेक्स्ट्रो घूर्णक शो करता है। अब लीवो घूर्णक क्या है, डेक्स्ट्रो घूर्णक क्या है, ये आप लोग को पहले हम समझा रखे हैं फाउंडेशन क्लास में कि जब इसका रे ऑफ लाइट अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दायां मुड़ेगा तो उसको डेक्स्ट्रो घूर्णक कहेंगे, और बायां घूमेगा तो लीवो घूर्णक कहते हैं। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है नेचर में। अगला बात यह है कि जब हम सुक्रोज में वाटर ऐड किए थे, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को डाइसेक्राइड पढ़ाए हैं, उसमें देखिएगा सुक्रोज में जब वाटर ऐड किए थे तो 2 मोनोसेक्राइड प्राप्त हुआ था। एक को हम लोग ग्लूकोज कहे थे और एक को फ्रक्टोज कहा गया था। हालांकि दोनों का फार्मूला सेम था, C6H12O6 था। तो ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, इस प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है इन्वर्ट शर्करा। इसको कहा जाता है इन्वर्ट शर्करा यानी कि इन्वर्ट शुगर। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत पूछा हुआ है कि इन्वर्ट शर्करा क्या है। तो क्या लिखना होगा, सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात जो प्रतिफल प्राप्त होता है उस प्रतिफल को हम लोग इन्वर्ट शर्करा कहते हैं, यानी कि इन्वर्ट शुगर कहते हैं। प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन ऑफ सुक्रोज एंड वाटर इज कॉल्ड इन्वर्ट शर्करा। ठीक है, तो ये बात हो गया इन्वर्ट शर्करा के बारे में। तो सुक्रोज के बारे में इतनी जानकारियाँ काफ़ी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सुक्रोज से, और जो हमारा अगला हेडिंग होने वाला है वो है माल्टोज। माल्टोज जो है ये भी एक डाइसेक्राइड है। माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, और चूँकि ये डाइसेक्राइड है तो जाहिर सी बात है कि इसका ही फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C12H22O11 होना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि इस माल्टोज में और सुक्रोज में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जान रहे थे कि सुक्रोज बनाने के लिए, अगर सुक्रोज को बनाना है तो उसमें 2 मोनोसेक्राइड कौन कौन से आएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक आएगा ग्लूकोज और दूसरा आएगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर बनाया जाता था सुक्रोज। लेकिन जब हम माल्टोज की बात करेंगे तो माल्टोज भी एक प्रकार का डाइसेक्राइड भी है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो 2 मोनोसेक्राइड चाहिए वो दोनों का दोनों ग्लूकोज चाहिए, यानी कि 2 ग्लूकोज से मिलकर जो डाइसेक्राइड प्राप्त हो रहा है उस डाइसेक्राइड को कहा जाएगा माल्टोज। ठीक है, तो ये माल्टोज के बारे में है। अगर और बात करें तो पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से इसमें जुड़ा रहता है। तो C1 का कनेक्शन किससे रहता है, C4 से रहता है। ठीक है, अगर और बात करें तो ये जो माल्टोज है ये होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ये होता है। अगर हम थोड़ा हिंदी में बात करें तो माल्टोज जो है ये अपचायक प्रकृति का होता है, अपचायक प्रकृति का होता है। ये बात है माल्टोज के बारे में। हमारा अगला हेडिंग लैक्टोज है। लैक्टोज के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो ये है कि लैक्टोज को हम लोग दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाया किस में आता है, ये दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर बिकॉज शुगर इज इट्स सोर्स, मिल्क इज इट्स सोर्स। तो पहली जानकारी इसके बारे में, लैक्टोज के बारे में ये है। अगला बात करें तो इसके अंदर भी वही बात है कि ये भी एक डाइसेक्राइड है, ये भी एक डाइसेक्राइड है। और डाइसेक्राइड कहने का तो सही समझ में आ जाता है कि इसका ही फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए C12H22 और O11। ठीक है, अगला बात यह है कि अगर ये भी डाइसेक्राइड है तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या क्या के बारे में, एक सुक्रोज के बारे में, उसके बाद एक
माल्टोस के बारे में, और अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं लैक्टोज के बारे में। सुक्रोज में क्या पढ़े कि इसके अंदर भी 2 मोनोसेकेराइड, माल्टोज में भी 2 मोनोसेकेराइड और लैक्टोज में भी 2 मोनोसेकेराइड। अब डिफरेंस क्या है सो देख लेते हैं। सुक्रोज जो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है वो कौन कौन सा है, तो इसके अंदर एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है इसके अंदर फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज किससे बना हुआ है, ये केवल और केवल 2 ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। और तीसरा लैक्टोस है। लैक्टोस किससे बना हुआ है, तो इसमें एक तो ग्लूकोज रहेगा, एक मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है, लेकिन दूसरा जो मोनोसेकेराइड है वो इसके अंदर है गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण, 2 ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज का निर्माण, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज का निर्माण। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि गैलेक्टोज का पहला कार्बन ऐड होगा किसके साथ, ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ, जैसा कि यहाँ हुआ था कि इसका पहला कार्बन इसके चौथे कार्बन से ऐड हो रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये भी यानी कि लैक्टोज भी एक प्रकार का क्या है, डाइसेक्राइड है। लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अगर इसका जल अपघटन करवाते हैं यानी कि रिएक्शन विथ वाटर करवाते हैं तो एक ग्लूकोज निकलेगा और एक क्या निकलेगा, गैलेक्टोज निकलेगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी किसके बारे में, लैक्टोज के बारे में। अब हम लोग लैक्टोज से आगे बढ़ेंगे और अब चलेंगे पॉलीसेकेराइड में, यानी कि अब जो हमारा अगला हेडिंग होने वाला है वो होगा स्टार्च। स्टार्च के बारे में जो जानकारियाँ हैं उनमें सबसे पहला ये है कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं, जिसके जल अपघटन से बहुत सारे मोनोसेकेराइड प्राप्त हो जाएं। तो इसका जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या होगा, C6 और वाटर कम कर लीजिए यानी कि H10 और O5। ठीक है, ये N बार, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टार्च का। ठीक है, अगला बात यह है कि स्टार्च जो है वो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट देने वाला सबसे प्रमुख अवयव है, यानी कि जंतुओं के भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला एक प्रमुख अवयव है, एक मुख्य अवयव है। कौन, स्टार्च। यानी स्टार्च इज अ मेन component of carbohydrate in our food। अगर और हम बात करें स्टार्च के बारे में, पहले सोर्स की बात कर लेते हैं। स्टार्च के जो सोर्स हैं वो हमारे भोजन का चीज़ है, यानी कि गेहूँ, व्हीट, चावल यानी कि राइस, इसके अलावा आलू यानी पोटैटो, ये सब इनके सोर्स हैं। ठीक है, इस तरह से बात कर सकते हैं। कोई भी मोटे अनाज होंगे वो सब स्टार्च के सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर और बात करें तो स्टार्च जिसको जब टूटता है, या ऐसे कहें कि स्टार्च बना हुआ किससे होता है, तो स्टार्च जो है ये बना होता है 2 पॉलीसेकेराइड से, जिसमें एक है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। यानी स्टार्च 2 पॉलीसेकेराइडों का मिश्रण होता है, एक एमाइलोज एंड दूसरा एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों का ये मिश्रण है, एमाइलोपेक्टिन। अब स्टार्च के अंदर एमाइलोज जो है ये होता है 20%, एमाइलोज 20% होता है, जबकि बाकी का यानी कि 80% एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एमाइलोज जो है ये सोल्यूबल इन वाटर है, यानी कि एमाइलोज जल में घुल सकता है, जल में विलय है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है ये नॉट सोल्यूबल इन वाटर है, यानी कि जल में विलय नहीं है, जल में अविलय है।
तो ये बात हो गया स्टार्च के बारे में। स्टार्च के कितने कंपोनेंट? 2, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज 20%, एमाइलोपेक्टिन 80%। एमाइलोज सोल्यूबल इन वाटर एंड एमाइलोपेक्टिन नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब हम स्टार्च से आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला हेडिंग होने वाला है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये पौधों का एक या पौधों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के जो सेल वॉल होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो उसके सेल वॉल होते हैं, यानी कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है किससे? वो बनी होती है सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज वो कंपोनेंट है जो किसी प्लांट्स के अंदर सेल वॉल का निर्माण करती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर ले तो किसी पेड़ पौधे का जो भाग, यानी कि अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के भागों को देखें तो पौधे के जिस भाग को हम खा सकते हैं, यानी कि जिसको हम खा सकते हैं उसको हम लोग कह लेते हैं स्टार्च, खाने वाला चीज़ स्टार्च। और पेड़ पौधे का जो भाग हम लोग नहीं खाते हैं, यानी कि खाने योग्य नहीं है, उसको हम लोग कह देते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, यानी कि स्टार्च में और सेल्यूलोज में कोई बेसिक मतलब विशेष डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है और सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला भी C6H10O5 एंटाइम है और इसका फॉर्मूला भी C6H10 और O5 एंटाइम है। ठीक है, दोनों पॉलीसेकेराइड है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि किसी प्लांट्स के जिस पार्ट को हम लोग खा सकते हैं वो स्टार्च कहलाता है और प्लांट्स के जिस पार्ट को हम लोग नहीं खा सकते हैं उसको हम लोग सेल्यूलोज कहते हैं। बाकी दोनों का दोनों पॉलीसेकेराइड है। तो ये जानकारी था सेल्यूलोज के बारे में। अब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और अगला हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो होना है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये वैसा कार्बोहाइड्रेट है तो पॉलीसेकेराइड। ये वैसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, ये हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। और स्टोर कहाँ रहता है? स्टोर रहता है हमारी मांसपेशियों में, यानी कि मसल्स में। इसके अलावा स्टोर रहता है यकृत में, यानी कि लीवर में। ठीक है, मसल्स एंड लीवर में ये स्टोर रहता है ग्लाइकोजन। ठीक है, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन की तरह होती है, एमाइलोपेक्टिन की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यानी कि इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन की तरह होती है। ठीक है, अगर और बात करें तो जिस समय हम बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे फास्टिंग के दिनों में, फास्टिंग के दिनों में होता क्या है कि हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो उस समय हमारा जो ये ग्लाइकोजन है जो पहले से स्टोर है, इसका जल अपघटन कराकर, यानी कि उसमें वाटर से रिएक्शन करवाकर एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं या ग्लूकोज के नीड को फुलफ़िल किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में? इसको लिखना ये है कि जब बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन में जो एंजाइम है, एंजाइम जो है वो इसका जल अपघटन करवाती है और ग्लूकोज का निर्माण करती है और ये ग्लूकोज बॉडी को मेंटेन रखता है एनर्जी में। ठीक है, यानी कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये सब बात है। बाकी आप लोग समझदार हैं ग्लाइकोजन क्या है जो। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन जो है ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि प्रोटीन हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन इज एन important component of our food। पहला बात ये। दूसरा कि प्रोटीन जो है ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में, पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं।
यानी इट इज़ फाउंडेड इन द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स जो है वो है दूध, पनीर, दाल, दूध, पनीर, दाल, गेहूँ, मटर। इसके अलावा अगर हम नॉनवेज की बात करें तो मछली में, मांस में, इन सबों में ये पाया जाता है। ये इनके सोर्स हैं। इसके अलावा और बात करें तो प्रोटीन का योगदान क्या है, तो प्रोटीन जो है वो हमारी शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर के वृद्धि के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। ठीक है, यानी प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन के बारे में विस्तृत जानकारी लेने से पहले हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा एमिनो अम्ल के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेंगे एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल के बाद वापस चलेंगे कहाँ, प्रोटीन के ऊपर। तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा अभी एमिनो अम्ल को। क्वेश्चन भी हार्ड बोर्ड में यहाँ से भी रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एमिनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड के बारे में। ठीक, अब ये एमिनो अम्ल क्या है, तो एमिनो अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड भी कहते हैं, और एमीन, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इनका मिश्रण है। इनका मिश्रण है कौन, एमिनो एसिड। तो एमिनो अम्ल जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन का मिश्रण है। ठीक है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एमीन मिल जाता है तो उसको हम लोग एमाइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि CONH2 जो है ये क्या कहलाता है, एमाइड कहलाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि COOH ये फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये फॉर्मूला है कार्बोजाइलिक एसिड का यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, और NH2 जो है ये फॉर्मूला है एमीन का। तो जब एमीन जो है NH2 जो है इसके हाइड्रोक्साइड को OH को रिप्लेस कर देगा तो निर्माण होता है एमाइड का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO रहेगा और OH की जगह पर हो जाएगा NH2, और इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एमाइड है। और इसी एमाइड द्वारा जुड़े होते हैं कौन, प्रोटीन के सभी एमिनो अम्ल। जितने भी एमिनो एसिड है इन प्रोटीन वो सब एमाइड द्वारा ही जुड़े होते हैं, वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो एमाइड का निर्माण कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन के साथ। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद अगला बात ये है कि थोड़ा सा और बात हम करें कि एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल के प्रकार के बारे में। तो एमिनो अम्ल को बांटा गया है दो भागों में। एक जो पहला इसका भाग है वो है, पहला जो भाग है वो है आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड। दूसरा जो है वो है अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल यानी कि नॉन इसेंशियल। आवश्यक एमिनो अम्ल जो है यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड जो है, इसके बारे में बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, जो शरीर में संश्लेषित होते हैं, जो शरीर में संश्लेषित होते हैं वो होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, यानी कि दैट एमिनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इज कॉल्ड इसेंशियल एमिनो एसिड। और जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं यानी कि नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल
एमिनो एसिड। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के बारे में। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि जब एमिनो एसिड के अंदर, चूँकि एमिनो एसिड किससे बना हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन से, तो जब एमिनो एसिड के अंदर नंबर ऑफ़ एमीन एंड नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर रहेगा तो वो जो है न्यूट्रल इन नेचर होगा, यानी वह कैसा होगा, वो उदासीन होगा। जबकि यदि एमीन का नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा है, यानी किसी एमिनो एसिड में एमीन ज़्यादा टाइम है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वो बेसिक हो जाएगा, यानी कि क्षारीय हो जाएगा। इसके अलावा जब कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होगा एमीन से तो वो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। तो एमिनो एसिड जो है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों हो सकता है। अब चूँकि हम बात कर लिए एमिनो एसिड का, तो अब हम चलेंगे प्रोटीन पर, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का ही बहुलक है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बहुलक है किसका? प्रोटीन एक बहुलक है एमिनो एसिड का, यानी कि एमिनो अम्ल का। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अगला बात यह है कि जितने भी एमिनो एसिड होते हैं, जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं, वो जुड़े किससे होते हैं? तो सभी के सभी एमिनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं एमाइड के द्वारा। एमाइड के द्वारा आपस में जुड़े, और इसी एमाइड बंधन को, जिसे जुड़े होते हैं, इसी को एक नया नाम दिया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बंधन। इसे बोलते हैं पेप्टाइड बंधन। तो एमिनो अम्ल एमाइड द्वारा या पेप्टाइड बंधन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एमाइड बंधन या पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब इसको हम नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोटीन के प्रकार को। जैसे यदि हमारे पास 3 एमिनो अम्ल है, यदि हमारे पास 3 एमिनो एसिड है और इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए जो पेप्टाइड बंधन यूज करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कह देंगे ट्राई पेप्टाइड। इसको कहेंगे ट्राई पेप्टाइड। वैसे ही 4 एमिनो एसिड रहेगा तो टेट्रा पेप्टाइड, 5 रहेगा तो पेंटा पेप्टाइड, 10 रहेगा तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड को आपस में जोड़ना हो, ठीक है, 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड आपस में जोड़ना हो और उनका जो एटॉमिक वेट है वो 1000 AMU से ज़्यादा होगा, तो यहीं पे इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन। इसी को कहा जाएगा प्रोटीन। यानी कि जब 10 से अधिक एमिनो अम्ल जिनका अनुभार 1000 AMU या उससे ज़्यादा हो, तो उसी को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो ये प्रोटीन के बारे में जानकारी है, ठीक है। यानी प्रोटीन कैसा है? पॉलीपेप्टाइड है। 1 रहेगा तो मोनोपेप्टाइड, 2 रहेगा डाईपेप्टाइड, 10 से ज़्यादा है, यानी क्या इसको बोलेंगे कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। यानी कि इसमें पेप्टाइड जो वो हो गया वो बहुत टाइम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। इसी में अगर हम बात करें कि एमिनो एसिड या कोई प्रोटीन ही है, एक प्रोटीन जिसमें टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड 51 है, ठीक है, 51 है, तो इसी को कहा जाता है इंसुलिन। इसी को इंसुलिन कहते हैं। और इंसुलिन का संबंध किस रोग से है वो आप लोग को मालूम होगा, मधुमेह रोग से, ठीक है। तो ये सब बात हो गया प्रोटीन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। प्रोटीन का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। पहला जो भाग है वो है रेशेदार प्रोटीन। पहला भाग है रेशेदार प्रोटीन और जो दूसरा भाग है वो है गोलाकार प्रोटीन या गोलीय प्रोटीन।
गोलीय प्रोटीन, रेशेदार यानी कि फाइबरस प्रोटीन, एंड गोली यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं वो जल में अविलय होते हैं, यानी कि नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जल में ये अविलय होते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये जल में विलय होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अंडा में पाया जाता है एल्बुमिन, एल्बुमिन पाया जाता है अंडा में, पीला वाला भाग। तो एल्बुमिन जो है ये गोलीय प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी किसका एग्जाम्पल है, किस प्रोटीन का, तो ये भी गोलीय प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ का कारक है इंसुलिन, इंसुलिन भी एग्जाम्पल है किसका, गोलीय प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। अगर हम रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे बाल में, त्वचा में और ऊन में पाया जाता है कीरेटिन, कीरेटिन नाम का एक प्रोटीन हमारे त्वचा में पाया जाता है और बाल में पाया जाता है कीरेटिन। तो ये जो कीरेटिन है ये रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है मायोसिन, मांसपेशियों में मायोसिन पाया जाता है। तो ये मायोसिन भी किसका एग्जाम्पल है, रेशेदार प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था इसके प्रकार के बारे में प्रोटीन के। अब हम प्रोटीन से आगे बढ़ेंगे और आगे जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा विटामिन। प्रोटीन को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंजाइम आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 5 यानी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है, तो एंजाइम को यहाँ हम छोड़ रहे हैं और जो हमारा अगला हेडिंग होने वाला है वो है विटामिन। विटामिन जो है ये कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, यानी कि विटामिन कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है। विटामिन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगला बात यह है कि इसकी बहुत कम मात्रा यानी इसकी थोड़ी मात्रा हम लोगों के लिए आवश्यक है। क्या करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर में जो वृद्धि होगा, स्वास्थ्य के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए विटामिन की बहुत कम मात्रा हम लोग को चाहिए। यानी कि फ्यू अमाउंट ऑफ विटामिन इज़ नीडेड फॉर आवर हेल्थ एंड ग्रोथ। अगली बात यह है कि विटामिन हमारे शरीर में बनता नहीं है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग अदर सोर्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वी डिपेंड ऑन अदर सोर्स फॉर विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, इसके लिए हम अदर सोर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। तो विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। जो पहला इसका पार्ट है वो हो जाता है वसा में विलय विटामिन। वसा में विलय विटामिन यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन।
दूसरा जो इसका पार्ट है वो है जल में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन यानी कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन। नाम से क्लियर है कि जो फैट सॉल्यूबल है वो केवल फैट में सॉल्यूबल होगा, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा। जबकि जो वाटर सॉल्यूबल है वो केवल किस में सॉल्यूबल होगा, वाटर में सॉल्यूबल होगा, जबकि फैट में यानी कि वसा में सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी विटामिन हम लोग जानते हैं उन सबको अगर क्लासीफाइड किया जाए इनके टाइप्स के ऊपर, तो वसा में जो विलय विटामिन है उसमें से आएगा कौन कौन, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये पानी में नहीं घुलेगा, वसा में घुल जाएगा। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी जितने भी सब B1, B2, B6, B12 सब, और विटामिन सी जो है ये है वाटर सोल्यूबल विटामिन जो जल में घुल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके डिफरेंस के ऊपर। अब हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें ये पढ़ेंगे कि किस विटामिन का क्या नाम है और उसके कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो हम वीडियो को पॉज करके टेबल बना लेते हैं पहले, फिर डिस्कस कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारे पास एक टेबल और इस टेबल में हम बात करेंगे इन सब के नाम के बारे में। विटामिन ए जो है इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल के इसका यूज कहाँ है, फॉर हेल्दी विजन यानी कि अस्वस्थ दृष्टि के लिए, स्किन, बोन्स, टीथ एंड रिप्रोडक्शन, इसमें रेटिनॉल का यूज होता है। ठीक है, इसके गुड सोर्सेज क्या क्या हैं, लीवर, एग्स, फिश, मिल्क, कैरेट्स, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, स्पिनच, ये सब इसके सोर्स हैं। विटामिन B1 का जो नाम है वो है थायमिन, तो विटामिन B1 थायमिन है। विटामिन B1 थायमिन है। हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड इज क्रिटिकल फॉर नर्व फंक्शन, यानी कि हमारे बॉडी में एनर्जी, भोजन से एनर्जी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B1 यानी कि थायमिन। ठीक है, इसके अलावा B2 का जो नाम है वो है रिबोफ्लोविन। B2 का नाम रिबोफ्लोविन या इसको हम लोग राइबोफ्लोविन कहते हैं, तो राइबोफ्लोविन इसका नाम है। ठीक है, हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड सपोर्ट्स हेल्दी स्किन, हेयर, ब्लड एंड ब्रेन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B3 का नाम नियासिन है, ये भी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है एंड इज एसेंशियल फॉर हेल्दी नर्वस सिस्टम। ठीक है, B6 का नाम है पिरिडॉक्सिन। B6 का नाम पिरिडॉक्सिन है। हेल्प्स मेक रेड ब्लड सेल यानी RBC एंड इम्प्रूव्स स्लीप, एपेटाइट एंड मूड। B7 का नाम है बायोटीन। बायोटीन फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड ग्लूकोज को तोड़ता है। B9 का नाम फोलेट है, वाइटल फॉर न्यू सेल क्रिएशन एंड DNA सिंथेसिस। B12 का जो नाम है वो है कोबालमिन। B12 का नाम कोबालमिन है, और कोबालमिन नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाए जाने के कारण इसको कोबालमिन कहते हैं। ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स हेल्प मेक RBC। ठीक है, विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प्स मेक न्यू सेल एंड इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। विटामिन डी जो है इसको हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन दोनों पाया जाता है, इसलिए कैल्सीफेरॉल। स्ट्रेंथ एंड हेल्प्स फॉर्म बोन्स एंड टीथ वाया कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, यानी कि विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन्स। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन
क्विनोन, ठीक है। इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड हेल्पिंग टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, ठीक है, यानी रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेवार है। तो ये विटामिन का लिस्ट हो गया, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बात विटामिन के बारे में। अब जो हमारा लास्ट हेडिंग होना है इस चैप्टर का, हम उसकी ओर चलेंगे और लास्ट हेडिंग होने वाला है न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। इन केमिस्ट्री न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो जानकारियाँ आप लोगों को लेनी है हम केवल उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है ये जीवित प्राणियों में पाया जाने वाला एक जैव घटक है। जीवित प्राणियों में पाया जाने वाला एक जैव घटक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड इज ए विटल कंपोनेंट, वाइटल बोल सकते हैं, वाइटल कंपोनेंट इन लिविंग सेल्स और लिविंग एनिमल्स, ऐसा बोल सकते हैं। इसके अलावा बात यह है कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है ये बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो क्रोमोसोम का भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में न्यूक्लिक एसिड काम करता है। इसके अलावा और बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है, यानी कि यह एक बहुलक है। किसका बहुलक है? यह बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का, और चूंकि ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है इसलिए इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, ठीक है। ये बात हम यहाँ बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक अम्ल जो है ये होता है दो प्रकार का। जो पहला इसका टाइप है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं DNA। और जो दूसरा इसका टाइप है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA। तो न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार, डीऑक्सीराइबो एंड राइबो। अगर हम इसमें डिफरेंस की बात कर ले तो जो DNA होता है वो बना होता है 4 भस्म से मिलकर, कौन कौन सा? ATGC, जबकि ये बना होता है AUGC से। यहाँ A फॉर एडेनिन, T का मतलब थाइमिन, G का मतलब गुआनिन एंड C का मतलब साइटोसिन। इन चारों से मिलकर बना होता है DNA। जबकि AUGC में मतलब A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन और C फॉर साइटोसिन कॉमन है, U फॉर केवल यहाँ यूरासिल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि DNA में जो काम थाइमिन करेगा, मतलब थाइमिन के जगह पर RNA में कौन रहेगा? RNA में रहेगा यूरासिल। बाकी A, G और C जो है वो कॉमन रहता है, ठीक है। DNA की स्ट्रक्चर के अंदर पहला बात तो ये होगा कि DNA का जो स्ट्रक्चर है वो कौन बताए थे? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट मिलकर इसका स्ट्रक्चर बताए थे 1953 में, 1953 के अंदर, ठीक है। हम जानते हैं कि DNA में कितने भस्म होते हैं? 4, A, T और G, C। तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है हमेशा 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा,
2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा, जबकि गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब बात कर ले आरएनए का, तो आरएनए जो है ये होता है 3 टाइप का। कौन कौन? तो इसके अंदर एक आ जाता है mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक। दूसरा जो हो जाता है वो होता है tRNA यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, और एक होता है rRNA, राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए का टाइप है। इन केमिस्ट्री हम लोग को इतना जानकारी जो दिया गया वो काफ़ी है, और चूँकि ये 1 शॉट था तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर जा रहा है, तो इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर से आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, BACB के 12th एग्ज़ाम में जो है 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो 8 नंबर का जो है इस चैप्टर से आप लोगों से पूछा जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो सपोर्ट होता है वो करें आप लोग, इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो एक चैप्टर बच रहा है पॉलीमर का, उस पॉलीमर का वीडियो 1 शॉट हम बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप लोग को पॉलीमर का 1 शॉट मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, उन लोग को इसका जो PDF होगा वो बहुत जल्द मिल जाने वाला है। तो आप लोग को एक कोचिंग के ग्रुप में इसका PDF बहुत जल्द अवेलेबल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।